सॉफ्ट बैंक को लॉस हो गया 1.4 बिलियन डॉलर का इंडिया के अंदर। और सॉफ्ट बैंक इन्वेस्ट करेगा 40 बिलियन डॉलर ओपन एआई में, जिसको आप चैट जीपीटी के नाम से जानते हो। इसी के साथ साथ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का क्यों ये शायद बेस्ट टाइम हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही है हमें क्योंकि न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बहुत कुछ जानेंगे इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5 से 10% मैक्सिमम 20% होती है। इन्वेस्टर की जो साइकोलॉजी होती है ना, पूरा गेम यहां पर चेंज होता है। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे मार्केट से। अगर आप देखोगे हमारा जो मार्केट है उसके अंदर हरियाली देखने को मिली। पूरी दुनिया के अंदर तबाही है, पूरी दुनिया के अंदर अनसर्टेनिटी है, लेकिन बाजार आज हमारा क्यों ऊपर गया? दूसरी चीज, जो बाजार ऊपर गया इसके अंदर भी कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स जो थे वो बेस्ट परफॉर्मिंग देखने को मिले, जैसे कि ट्रेंट हो गया, अदानी ग्रीन, और सारे आपके सामने हैं। लेकिन आज की डेट में भी जो लूजर स्टॉक थे वो सारे के सारे ऑयल से रिलेटेड थे, या फिर जो हमारी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उससे रिलेटेड है। सो बेसिकली बाजार के अंदर यहाँ पे हुआ क्या, ये जो वॉर है ये एस्केलेट होती चली गई, और ओवर द वीकेंड आप देखोगे काफी ज्यादा एस्केलेशंस आपको वॉर के अंदर देखने को मिली। इन सब के बावजूद जो ऑयल कंपनीज हैं ये क्यों गिरी हैं, और जो बाकी की कंपनीज हैं ये क्यों बढ़ी हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप सिर्फ न्यूज को फॉलो कर रहे होगे तो ये स्टेज 2 ऑफ वॉर हो चुकी है। मतलब क्या है, यहां पे जो ईरान है वो वार्न कर रहा है दुनिया को कि मैं लॉकडाउन तो लगा दूंगा क्योंकि ऑयल नहीं मिलेगा तो आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, और इसी के साथ साथ मैं इंटरनेट की जो केबल्स हैं वो भी काट दूंगा। इससे क्या हो रहा है, इससे दुनिया में हड़कंप मच चुका है। लेकिन यहां पर जो न्यूज निकल के सामने आ रही है कि जो यूएस है वो इस वॉर को और ज्यादा खींच नहीं सकता, तो किसी ना किसी तरीके से वो निकलना चाहता है। काफी हार्श लैंग्वेज जो ट्रंप है उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया अलग अलग देश के नेताओं को लेकर के। और जैसे मैंने आपको जयशंकर जी के केस में बताया था, अगर आप एक बहुत पावरफुल इंसान हो और उसके बाद अगर आप अननेसेसरी के वर्ड्स यूज करते हो, यहां पर नॉर्मल वर्ड्स यूज किए जा सकते थे लेकिन अननेसेसरी के वर्ड्स यूज करते हो तो दुनिया आपको सीरियस लेना छोड़ देती है। और जो वर्ड्स आप यूज करते हो इंटरनेशनल लेवल पर वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। मतलब ये है कि जो पावरफुल है वो खुद सरवाइव करेगा, जो पावरलेस है या कम पावरफुल है वो यहां पर स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा। तो अब ये जो दुनिया है ये दूसरी डायरेक्शन में जा चुकी है। जैसे रिसेंटली पीयूष गोयल ने स्टेटमेंट दी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अब फेयर तरीके से काम नहीं कर रही है। जो देश ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, वो देश जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके साथ सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम पे जो ट्रेडिंग इशू है, ट्रेडिंग का क्या मतलब, मैं स्टॉक ट्रेडिंग की बात करूं? नहीं, मैं स्टॉक ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सामान इधर से उधर बेचना, उसको भी ट्रेड कहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही, और जो उसका पावर है वो पावरलेस फील होता है आज की डेट में। तो इसको देख करके एक चीज और कंफर्म होती है कि जो देश पावरफुल है वो अपने हिसाब से अब दुनिया चलाएंगे, जो देश कमजोर रह जाएंगे वो देश अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। पहले क्या होता था, जो यूएस है वो नेता बन के घूमता था कि सारी चीजें मैं देखूंगा, ऑयल सही से सप्लाई होना चाहिए, चीजें सही से होनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में यूएस कह रहा है मैं अपना देख रहा हूं, आप अपना देखो। तो जब आप इन्वेस्ट करो किसी भी नेशन के अंदर, चाहे आप इन्वेस्ट कर रहे हो इंडिया के अंदर, यूएस के अंदर, चाइना के अंदर, जापान के अंदर, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दो अलग फैक्टर्स होते हैं, सबसे पहला होता है देशभक्ति, दूसरा फैक्टर होता है इन्वेस्टमेंट। अगर दोनों चीजों को आप मिलाओगे तो यहां पे जो रिस्क है वो आपके खुद के लिए बढ़ेगा। अगर आप एक बहुत बड़े देशभक्त हो तो एक इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के जो मेजर पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे आउट ऑफ इंडिया सेटल हैं, जॉब करने के लिए, स्टडी करने के लिए, इवन उन्होंने दूसरे देशों की सिटीजनशिप भी ले रखी है। ये डेटा बाहर आया है, शॉकिंग है। ये जो नेता हैं ये आपको बोलते रहेंगे कि भाई आप देशभक्ति करो, लेकिन खुद के बच्चे आउट ऑफ इंडिया सेटल हैं। तो आप खुद एक बार खुद से क्वेश्चन पूछना कि क्या अगर इनको ये लग रहा होता कि इंडिया आगे जाकर के ग्रो करेगा तो अपने बच्चों को बाहर क्यों पढ़ने भेजते? क्यों वो खुद इंडिया नहीं रहना चाहते? क्यों उनके बच्चे बाहर हैं? सिर्फ एक क्वेश्चन है, इसका आंसर अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दोगे तो आप मुझे बता दोगे। एक और क्वेश्चन है कि जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं वो इंडिया छोड़ करके बाहर क्यों जा रहे हैं? इस इशू को कहते हैं ब्रेन ड्रेन। सर्च करना, बहुत अच्छी वीडियोज मिलेंगी, देखना, समझ आ जाएगा। चाहो तो मैं खुद भी इस पर वीडियो बना सकता हूँ। एक और आर्टिकल जो बहुत वायरल हो रहा है कि जो सॉफ्ट बैंक है वो $40 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है ओपन एआई में। जब यह आर्टिकल बाहर आया तो 2017 में सॉफ्ट बैंक एक स्पोक पर्सन ने एक चीज बोली थी कि जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है वो चाइना से ज्यादा स्ट्रांग है, जो इंडिया है वो नेक्स्ट सुपर पावर बन सकता है। वो रील वायरल होना शुरू हो जाती है। अब ये इस वजह से होता है क्योंकि अगर इन्हें ये लग रहा है जो इंडिया है वो नेक्स्ट बिग थिंग है, तो सॉफ्ट बैंक ने क्यों
इंडिया से 7.4 बिलियन डॉलर के आसपास का पोर्टफोलियो एग्जिट किया। अभी भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बहुत बड़ा पैसा इंडिया से बाहर जा चुका है। जो सॉफ्ट बैंक है उसने 1.4 बिलियन डॉलर्स लॉस करे हैं इंडिया के अंदर। सॉफ्ट बैंक ये वही कंपनी है जिसने इन्वेस्ट करा था स्नैपडील के अंदर, जिसने इन्वेस्ट किया था ओयो के अंदर, जिसने इन्वेस्ट किया था ओला के अलग अलग कैटेगरी के अंदर, जिसने इन्वेस्ट किया था इंडियन स्टार्टअप्स के अंदर। और ये उम्मीद दिखाई थी कि जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं ये बहुत तेजी से भागेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे जो पैसा इन्होंने डाला था 30, 40, 50% के लॉस के साथ निकलना पड़ा। और आपने 2017 में एक कहानी सुनी होगी कि इंडिया इज नेक्स्ट बिग थिंग, जो 2020 तक काफ़ी अच्छी चली, 2022 तक काफ़ी अच्छी चली। लेकिन अगर आप 2026 के अंदर देखोगे तो इंडिया के जो नए यूनिकॉर्न्स हैं इनको फंडिंग नहीं मिल रही है। ये इस समय पे ऑलमोस्ट ड्रेन आउट हो रहे हैं। ओयो का आईपीओ कब आएगा कोई उम्मीद नहीं है। ओला का आईपीओ आया अराउंड 50% से ज़्यादा क्रैश हो चुका है। फिजिक्स वाला का आईपीओ आया, कुछ भी देखने को नहीं मिला, आप कोई बात भी नहीं करता। इसी के साथ साथ बोट का आईपीओ आ रहा था, इसकी बात नहीं हो रही थी। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडिया की इमेज है वो खराब हो गई है। जब भी इन स्टार्टअप्स के आईपीओ आते हैं तो यहां पर डीआरएचपी फाइल की जाती है, और कुछ ही टाइम के बाद ये निकल के आता है कि जो इनकी बैंक स्टेटमेंट है और डीआरएचपी में जो इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी है ये आपस में मैच नहीं करती। मतलब क्या है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारी जो इमेज है ये खराब हो रही है। कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूं? नहीं, हम नहीं कर रहे। हम अलग लेवल पर जाकर के करते हैं, कहीं पे थूक देते हैं, कहीं जाके बदतमीजी करते हैं, ये हमारी गलती है। लेकिन जो हमारे फाउंडर्स हैं वो कैसे बर्बाद कर रहे हैं? वो गलत फाइनेंशियल नंबर दिखा करके फंडिंग उठाते हैं, और एग्जैक्टली एंड ऑफ द डे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि सॉफ्ट बैंक हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, इनका जो पैसा है ये डूब जाता है। और उसके बाद अगर कहीं पे पैसा डूब रहा है, लोगों को पता चल गया कि लोगों ने हाथ जलाए हैं, तो क्या वो इन्वेस्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से अगर आप देखोगे रीसेंट इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टार्टअप्स के अंदर काफी ज्यादा कम हो चुकी है। अगली बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप के ऊपर, और इस पे थोड़ा सा डीप चलेंगे। मैं एक चीज पहले बता दूं, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। कितनी लॉन्ग होती है ये भी डिस्कस करेंगे। क्या थ्योरी है, क्यों मैं अब इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्यों मुझे लगता है कि शायद ये अब लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 100 की। आप 250 ले सकते हो, लेकिन डेटा स्मॉल कैप 100 में मिलेगा। अगर आप देखोगे इसका जो ऑल टाइम हाई रहा है, इससे ये ऑलमोस्ट अभी क्रैश होता हुआ दिख गया है 21% के आसपास, मतलब ह्यूज करेक्शन है। अगर मैं इसके कंसोलिडेशन टाइम पीरियड की बात करूं तो इसने लास्ट ऑल टाइम हाई बनाया था हमारा 2024 जुलाई में। उसके बाद से करीब करीब 2 साल से ज्यादा, 2 साल के आसपास का टाइम हो चुका है जहां पे प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन दोनों हो रहा है, मतलब अच्छा खासा फॉल हो गया है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो हमें कोई चीज़ें काफ़ी चीज़ें सिखाती है। तो हिस्ट्री को आप समझो एग्जैक्टली क्या हुआ है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा बुल रन आया था 2014 में। 2014 के बाद जो चीज़ आज हुई वही चीज़ उस समय पे भी हुई थी। क्या हुआ था? 79% का अपमूव दिखाया था मार्केट ने, लेकिन लोगों को लगा था कि ऊपर जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 2018 के बाद जो बाजार है वो क्रैश कर जाता है। और इस सिचुएशन के अंदर 2014 से 2020 के बीच में सिर्फ जो रिटर्न्स बनते हैं वो 14% के रिटर्न्स बनते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर। ना ही कोई बेंचमार्क बीट हुआ, ना ही कुछ और बीट हुआ। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कोविड का टाइम आता है और जो बाजार है हमारा वो वापस से रैली देता है, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पे एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि भाई साहब 6 साल से 8 साल का टाइम हो सकता है जब कोई पैसा ना बने, मिनिमम 6 ईयर तो हम मान के चलते हैं। अब मैं और डेटा दिखाता हूँ कि सिर्फ ये एक सिंगल डेटा पॉइंट नहीं है, और पीछे चलते हैं। उसका मैं दोबारा एक डेटा पॉइंट दिखाता हूँ 2006 का। 2006 के बाद एक रैली आती है, फिर वो जो रैली होती है जब वो गिर जाती है तो वो गिरती है अप्रॉक्सीमेटली 36% के आसपास। फिर करीब करीब कब तक पैसा नहीं बनता? 2014 से। मतलब कितने साल निफ्टी स्मॉल कैप में पैसा नहीं बनाए? निफ्टी स्मॉल कैप में पैसा नहीं बनाए करीब करीब 8 साल के आसपास, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब जब बाजार के अंदर जो निफ्टी स्मॉल कैप है ये गिरता है हमारा 30% 40% के आसपास, तो एक रिकवरी रैली हमें बीच बीच में देखने को मिलती है। और ये आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। यहाँ पर भी गिरी थी, उसके बाद एक रिकवरी आ गई। मतलब हर बार आप कभी भी उठा करके देखो डेटा पॉइंट में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो एवरेजली जो निफ्टी स्मॉल कैप है वो 4 ईयर्स तक हम मान के चलते हैं जीरो रिटर्न्स देता है हमें। और इसके बाद अगर टाइम करेक्शन मान ले तो करीब करीब 4 से 6 साल के बीच में ये टाइम करेक्शन आता है। उसके बाद एक रैली आती है जिसमें हम एवरेज रिटर्न, अगर हम मान लेते हैं कि 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं या मिनिमम 8 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो इस सिचुएशन में
जो एवरेज रिटर्न हमें मिलते हैं वो 16% से 18% CAGR मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं कर रहा 8 साल के लिए इन्वेस्ट, लेकिन जब यहाँ पर सेल ऑफ आया था 2020 के टाइम पे 31% का सेल ऑफ था, उसके बाद बाजार के अंदर एक रिकवरी आई थी, उसके बाद बाजार के अंदर दोबारा से सेल ऑफ आया था, ये 2 साल के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बाजार के अंदर एक रिकवरी आई थी। अगेन ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हो कि यहाँ पे सेल ऑफ आया है, ठीक है। उसके बाद बाजार के अंदर फिर से रिकवरी आई है, ठीक है। उसके बाद बाजार के अंदर फिर से सेल ऑफ आया है, ठीक है, आज की डेट में। सो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि बाजार के अंदर अब रिकवरी आ जाए। सो ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट टाइम हो सकता है स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग का। मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स की, क्योंकि हम रिकवरी की उम्मीद लगा रहे हैं। आप बोलोगे यार वॉर चल रही है, सिचुएशन खराब हो रही है, चीज़ें एस्केलेट हो रही है। मैं टोटली आपकी बात से अग्री करूँगा कि ये चीज़ें हो रही हैं, अनसर्टिनिटी है, मैं बिल्कुल इस चीज़ से अग्री करूंगा। लेकिन अगर अनसर्टिनिटी नहीं होती तो आपको क्या लगता है कि 24% के आसपास गिर जाता? मुझे पर्सनली नहीं लगता कि 24% के आसपास गिर जाता। और पास्ट में भी इसे इस वजह से गिरा था क्योंकि अनसर्टिनिटी थी, फिर रिकवरी आ गई, फिर अनसर्टिनिटी है, फिर रिकवरी आ जाएगी। देखो बाजार में रिकवरी और अनसर्टिनिटी लगी रहती है। इस समय अगर आप बाजार से एग्जिट कर रहे हो तो आप ये सोच के एग्जिट कर रहे होगे कि बाजार अब रिकवर नहीं कर पाएगा, बाजार डेड हो चुका है, अब बाजार में कुछ नहीं होगा। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, देन वेरी गुड पॉइंट ऑफ व्यू, आप एग्जिट कर सकते हो। या आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, जैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या कहता है कि बाजार अब गिर चुका है, मैं मान लेता हूं बाजार यहां से 10% और गिर जाए। पॉसिबल है भाई, 10-15-20% तो गिर सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। 10-15% और गिर जाएगा तो मैं 10-15% और ले लूंगा। जैसे 50% मेरे को जो इन्वेस्ट करना है वो कर दिया था मैंने, अब धीरे धीरे करके मैं और जब ये गिरेगा तो इन्वेस्ट करूंगा। इसको कहते हैं स्टेप डाउन SIP। स्टेप डाउन SIP कह सकते हो, जो आपका लमसम अमाउंट है उसको 4 हिस्से में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर आप देखोगे मैं लास्ट कुछ टाइम से नहीं कह रहा था कि इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहे थे। अब बेचने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि टैक्स हार्वेस्टिंग के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, अब कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अब इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। डेटा मैंने आपको दिखा दिया, अब आपकी मर्जी है। मैं कोई आपको ना एडवाइस दे रहा हूं ना मैं कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूं, क्योंकि जब गेन्स आ रहे होते हैं तो नॉर्मली हर इंसान कहता है कि भाई वो खुद की मर्जी से आए हैं। जब लॉस आता है तो हर इंसान कहता है भाई साहब आपने बोला था, किसी ने आपको कुछ नहीं बोला। आप फंड मैनेजर को पैसे देते हो, फंड मैनेजर भी आपका लॉस करेगा, वो भी आपको कोई गारंटी नहीं देगा, ना एडवाइजर आपको कोई गारंटी देगा। स्टॉक मार्केट में आपको दुनिया का कोई इंसान गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि हर किसी का रिस्क कैपिटाइट अलग होता है, हर किसी का पोर्टफोलियो मैनेज करने का अलग तरीका होता है। मैं आपको बस वो शेयर करता हूं जो मैं कर रहा हूं, ताकि अगर आपको एक ओपिनियन लेना हो तो आप ओपिनियन लेकर के खुद की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हो। और जब भी आप ओपिनियन लेते हो आपको बैक टेस्ट करना चाहिए, राइट। मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूं हो सकता है कल 10% और गिर जाए, राइट, लेकिन वो मेरा रिस्क एपेटाइट है, मैं उस चीज़ को मैनेज करने के लिए तैयार हूं। मैंने लॉस में स्टॉक बेचे हैं, 25% का लॉस मेरे पोर्टफोलियो में थोड़े दिन पहले तक दिख रहा था, आज अच्छी रिकवरी आई, वो 25% गिर करके 20% हो गया। कुछ लोगों ने बोला भाई मेरा पोर्टफोलियो 5% गिरा, आपका 25% गिरा है। मैंने दो चीज़ें बताई थी, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो प्लस है, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि कुछ टाइम पहले ही इन्वेस्ट करना शुरू किया था मैंने, उसको सिर्फ 3 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया था, तो जो भी गेन्स थे वो सारे लॉस में चले गए। दूसरी चीज, ज्यादा क्यों गिरा? ज्यादा इसलिए गिरा क्योंकि वो एग्रेसिव पोर्टफोलियो था। एग्रेसिव पोर्टफोलियो होता है हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो, जहां पर आप एग्रेसिव स्टॉक उठाते हो, जो बढ़ते हैं तो ज्यादा बढ़ते हैं, गिरते हैं तो ज्यादा गिरते हैं। इसलिए मैंने बोला ना, हर किसी का पोर्टफोलियो बनाने का तरीका बहुत अलग होता है, तो इसको समझना। लेकिन मेरे हिसाब से अब मार्केट के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मेरे से पूछोगे क्या मिड कैप में भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, पर्सनली मेरा मानना है मिड कैप में भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जहां पे हम अपने लमसम कर पाए, क्योंकि मिड कैप अभी भी एग्रेसिवली ओवर वैल्यूड है। लेकिन स्मॉल कैप और निफ्टी 50 अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में अब धीरे धीरे करके आते जा रहे हैं। तो ये मेरा ओपिनियन था स्मॉल कैप के ऊपर। काफी सारे लोगों ने पूछा, सो हाँ मैं अब इन्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर है, 1 साल है मेरे पास टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए। मुझे लगता है बाजार में जो होना था हो चुका है, जो लॉस होना था हो चुका है, जो होना था वो हो जाएगा। मैं एज अ इन्वेस्टर सिर्फ वो कर सकता हूं जो मेरे कंट्रोल में है, और मेरे कंट्रोल में है अच्छे स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पर खरीदना। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।